सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले करेंगे पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहली खबर ट्रंप से जा जुड़ती है। ट्रंप का दावा सामने आया है कि ईरान के साथ युद्ध जल्दी ही खत्म होने की संभावना है, लेकिन अभी ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर, ट्रंप की बोली जाती बातों पर ज्यादा यकीन नहीं आता। इसीलिए ईरान का पक्ष जानना भी जरूरी है। ईरान इस बयान के ऊपर क्या बोल रहा है? देखिए, ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से युद्ध जल्दी खत्म होने की संभावना है। जी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया है कि ईरान के साथ जारी तनाव को लेकर काफी दोस्ताना बातचीत चल रही है। लगातार तीसरे दिन भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने सोमवार को कहा, मुझे लगता है कि इस युद्ध को खत्म करने की की अच्छी संभावना है। हालांकि जी। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर यह बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका फिर से कार्रवाई शुरू करेगा, जो संघर्ष विराम से पहले कर रहा था। उधर ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बातचीत हो रही है। ट्रंप हालांकि बैकडोर बातचीत को उन्होंने नकारा नहीं है, बैकडोर बातचीत हो रही है। तो खैर, ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने शुक्रवार को ईरान पर अमेरिकी हमले इसलिए रोक दिए क्योंकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहे देशों ने बातचीत का एक और मौका देने का अनुरोध किया था। ईरान ने भी अपने हमले फिलहाल रोक दिए हैं। ये ठहराव लगभग 2 सप्ताह तक रोजाना चले अमेरिकी हमलों और उन पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद आया है। अ, इन हमलों ने जून में हुए संघर्ष विराम को लगभग पूरी तरह बेअसर बना दिया था। 2 हफ्ते तक ये हमले चले हैं। उस समय अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसके हमलों का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना था। खैर, देखिए, घर्षण तो दोनों तरफ से रहा ही, और सही कह रहे हैं कि ये जो ठहराव है, ये तो इस बात पे आपने सही कहा कि निर्भर करेगा कि ईरान अभी क्या क्या बोल रहा है। ईरान, देखिए, जो कतर हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर रशिया हो, ये कई ऐसे मुल्क हैं जो बैकडोर, इवन ब्रिटेन भी, जो बैकडोर बहुत कोशिशें कर रहे थे कि इस युद्ध को कहीं ना कहीं दोबारा समाप्त किया जाए। इसलिए एक जी। एक बातचीत का एक और मौका मांगा गया है। तो अगर ये बातचीत का एक और मौका मांगा गया, इसमें उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएं। तो खैर, देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है, लेकिन हाँ, अभी के लिए मामला तो यही है कि एक और मौका मांग के नाम पर चीजें हो रही हैं। हालांकि देखिए, अभी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी अपडेट्स हैं। आपको पता है कि जो ट्रंप से मुलाकात करने के लिए जेलेंस्की और नेतन्याहू भी पहुंचे हुए हैं। जी। तो ये भी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तो जेलेंस्की और ट्रंप की जो आपको पता है, ये फेमस जो हुई थी वीडियो भी, उसके बाद लग रहा था कि चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन खैर अब दोनों मुल्क देखते हैं कि किस स्थिति में रहते हैं। ये माना जा रहा है कि जो रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी प्रेसिडेंट मिसाइल मांगने के लिए आए हुए हैं, मिसाइलें मांगेंगे। तो ये तो पता चलेगा कि क्या रहेगा। यूरोप और पश्चिम एशिया में जो मौजूदा हालात है, उनके ऊपर अहम फैसले हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वेस्ट एशिया का सीधा नेतन्याहू से लेना देना है, और जेलेंस्की का यूरोप का जो आखिरी हिस्सा, उससे लेना देना है। तो खैर, अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया से, बीबीसी की रिपोर्ट हो या रॉयटर्स की हो, वो ये बात कह रहे हैं कि जेलेंस्की ट्रंप से ऐसे समय मुलाकात कर रहे हैं जब रूस यूक्रेन पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। इस बैठक में वे अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें और उनके उत्पादन में सहयोग मांगेंगे। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए इन मिसाइलों की तुरंत जरूरत है। तो खैर, ये तो जैसा मैंने कहा कि यूक्रेन के मामले में तो यही हर जगह इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह यही बोला जा रहा है। नेतन्याहू के मामले में यही है कि ट्रंप की बैठक में ईरान जंग पर चर्चा होगी। और द टाइम्स ऑफ इजराइल जो अखबार है, उसके मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर चर्चा करेंगे कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए और इस इलाके में स्थायी शांति कैसी लाई जाए। तो खैर, वही जो बताया कि
इसराइल साउथ लेबनान को लेकर बहुत ईज़ी नहीं है, सीरिया को लेकर और भी सूडान, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इज़राइल काफ़ी मतलब असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है और इसी असुरक्षा में वो बहुत सारे वहाँ पर लोगों के जीवन में को खतरे में भी डालता है। जी, बिल्कुल। इससे आगे अगर बढ़ें तो अभी भी कांग्रेस के लोग संतुष्ट नहीं लग रहे जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उनसे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोले हैं। देखिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया है बिल्कुल। और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाया है जो रेपिस्टों का बचाव करते रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी ने सदन के बाहर मीडिया से बात कही है कि जो लोकसभा के बाहर ये बात कही है कि भारत के शिक्षा मंत्री के पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया है जो रेपिस्टों का बचाव करते हैं। इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो रेपिस्टों को संरक्षण देने की बात करता है उससे ज्यादा घिनौना आदमी हो ही नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा पीएम के मंत्रिमंडल में कई लोग हैं लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो रेपिस्टों का बचाव करता है। ये हैरान करने वाला है। इससे मैं हैरान हूँ। आपको पता हो कि जो कांग्रेस की जो सांसद हैं और राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी सदन में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर टिप्पणी की थी जिसके बाद बीजेपी सांसदों ने उनसे माफी मांगने की मांग की थी। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो भी प्रियंका की टिप्पणी को कार्रवाई से हटाने की मांग कर रहे थे और उन्होंने भी कहा कि प्रियंका को माफी मांगने की बात कही थी। देखिए ये जो चर्चा चल रही थी, ये चल रही थी जो पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक के ऊपर। उसमें जो 2026 का जो बिल लेके आ रही है ताकि जो एग्जामिनेशन है बच्चों के वो फेयर हो सके। तो उसमें प्रियंका गांधी ने कहा था कि क्या जरूरत थी छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने की, उन पर लाठियां बरसाने की, क्या जरूरत थी नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से पिटवाने की, क्या जरूरत थी देश के युवाओं पर पैलेट गन AK-47 चलवाने की, क्या वे आतंकवादी हैं। तो खैर प्रियंका गांधी ने और भी सवाल पूछे कि पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया या गृह मंत्री ने दिया। आज इस सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं पूरे देश पूछ रहा है। उसका जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो जो ये बिल है इसकी चर्चा पे नो डाउट जो कुछ हुआ उसको लेकर काफी घेरा गया और सरकार को काफी मतलब आप कह सकते हैं कि काफी घेरा प्रियंका गांधी ने। और कहा कि भई ये लाठी चार्ज हुआ है, पैलेट गन, और बिहार में तो जैसे मैंने बताया ना 3 राउंड AK-47 का भी फायरिंग हुई। तो उसके ऊपर प्रियंका गांधी ने भी घेरा। जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो बीजेपी वाले प्रधान का स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान से जंग लड़कर लौटे हों, ये किसका कहना है? देखिए, ये जनरली 2 दिन में ये महसूस हो रहा है लोगों को कि ये हो क्या रहा है। कल लोकसभा जब वो पहुँचे, तो आपने देखा कि कैसे उनको फूल मालाएँ पहनाई गई, मुकुट तक पहना दिया गया। ज जैसे कल भी मैंने टिप्पणी की थी, जैसे माइकल फेल्प्स स्विमिंग में 7-8 मेडल, ओलंपिक मेडल जीत के लौटे हों और अमेरिका में उनका स्वागत चल रहा हो, ऐसा स्वागत अ जो उनका किया गया धर्मेंद्र प्रधान का। खैर, आज भी आपने देखा कि बीजेपी के बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े नेता उनको लगातार उनके लिए पोस्ट डाल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, गले उनसे मिलने पहुँच रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये चकमाजरा क्या है। भाई वो कोई ऐसे अच्छा काम तो उसने किया नहीं है। उसके कार्यकाल में 57 बार पेपर लीक हुए हैं। बहुत बड़ा मामला है भाई, मोदी सरकार में 57 पेपर लीक हुए हों और खैर कोई अच्छा काम तो किया नहीं पर फिर भी मामला। आज जब संसद चल रही थी उसमें जो कांग्रेस के सांसद है गौरव गोगोई, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो सरकार है वो शिक्षा को लेकर गंभीर कहाँ है? गंभीर नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति का इस हिसाब से स्वागत कर रही है मतलब जैसे वो पाकिस्तान से जंग जीत के आया हो। तो गौरव गोगोई ने आज लोकसभा में कहा और उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए कि बच्चे करें क्या? उनके पास पैसे नहीं है, 30-30 लाख रुपए देके वो पेपर खरीद सके। वे नाराज़ हैं, वे लड़ नहीं पाते तो आत्महत्या कर लेते हैं। जो उन्होंने एक वो भी बताया कि आत्महत्या करने का कारण क्या है। खैर, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप भी लगाया कि भाई इस शिक्षा मंत्री जिसका आप स्वागत कर रहे हो उसकी वजह से 21 बच्चों ने अपनी जान दी। उन्होंने आत्महत्या की लेकिन जब वे इस्तीफे देने के लिए संसद के कैंपस में आए, जब पार्लियामेंट में आए, लोकसभा में आए, तो बीजेपी सांसदों ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे वो कोई जंग जीत के आए हो पाकिस्तान से। कल मैं कह रहा था कि जैसे माइकल फेल्प्स
7-8 ओलंपिक मेडल जीत के आए हो। तो ये बात है यार, सबके मन में है कि आप किस बात का स्वागत कर रहे हो उनका। तो ये एक चीज़ है। और हालाँकि लोग तो आपको पता ही है कि जो दूसरा जो जिस दूसरे व्यक्ति को, प्रहलाद जोशी को जो बनाया गया है शिक्षा मंत्री, वो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को लेकर जिस किस्म की टिप्पणी कर चुके हैं, उससे ये भी है कि अब भारत का अगला जो शिक्षा मंत्री है, वो ऐसा बना दिया कि जो रेपिस्टों को संरक्षण देने तक की बात करता है। तो और है भी उसका बैकग्राउंड आरएसएस से वैसे, तो बड़ी-बड़ी गंभीर स्थिति भी है उस हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो बात असम की करते हैं, जिसकी बात बहुत कम हो रही है। असम इस समय बाढ़ की मार से डूबा हुआ है। 6 ज़िले पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त हैं इस समय। 631 गाँव हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। क्या हालात है? क्या वहाँ पर किसी तरह की राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है? सरकार पहुँच पा रही है? देखिए, असम में एक ऐसा सूबा है जो हर 2-3 साल में बाढ़ की चपेट में आता ही आता है। हालाँकि जो सूबे का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो अब दावा कर रहा है कि भई सोमवार के बाद से थोड़ा बाढ़ की स्थिति पे में हालात सुधरे हैं, मामूली सुधार हुए हैं। 3 जिलों में थोड़े नॉर्मल-सी आने की कोशिश की गई है। हालाँकि 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर नॉर्मल-सी आने में, वहाँ पर जनजीवन सामान्य होने में महीनों लग जाएँगे, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा है। तकरीबन सवा 600 के आस-पास गाँव ऐसे हैं, जहाँ जो बहुत बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में रहे रहे हैं। ख़ासकर ऊपरी असम। अ, ऊपरी असम में तो बाढ़ आती भी नहीं थी, और अब की बार ऊपरी असम में बाढ़ आई है। तकरीबन साढ़े 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं, वो अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। मतलब जो जहाँ पर पानी उतर गया है, चला गया, वो अलग मामला है 3 जिलों में। तो 3 जिले अभी भी जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उनमें साढ़े 4 लाख लोग अभी भी फँसे हुए हैं बाढ़ में। तो ये एक मामला है। और अकेला जो शिव सागर जो जिला है, उसमें 25,000 लोग बेघर हुए हैं, सड़कों के ऊपर या स्कूलों में जो शिविर कैंप बने हुए हैं, उनके अंदर रह रहे हैं। तो बहुत स्थिति बुरी है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि सड़कों के ऊपर लोग अपने चूल्हे जला रहे हैं, बैठे हैं। और जो बारिश अभी भी रुकने का नाम ले नहीं रही बहुत सारे इलाकों में, और बाढ़ की स्थिति में, हालांकि मैं जैसे कह रहा हूँ कि 3 जिलों में थोड़ा सुधार है, लेकिन 3 जिलों में अभी भी हालात बहुत नाजुक है। और जो असम की तस्वीर है, वो पूरे देश में नहीं दिखाई जा रही। असम की जो बाढ़ के ऊपर बात उस हिसाब से, जिस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि भाई इंसान तो वहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पे भी 4.5 लाख लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो उनकी नेशनल मीडिया में उस किस्म से बात हो नहीं रही है। मुझे लगता है कि इस बारे में बात होनी चाहिए कि असम के नागरिक भी भाई इसी देश के नागरिक हैं, और उनको भी जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, और उनको भी निकाला जाए इस बाढ़ की स्थिति से। जी, जी। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो एक भी फ्लाइट नहीं आई है, फिर भी सर्वे में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिखाया गया है। कौन से एयरपोर्ट की ये बात हो रही है और क्या है सारा माजरा? देखिए, ये बड़ा हास्य का बड़े ऐसा ऐसी खबर है जिससे मतलब हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, उसने हालिया एक ग्राहक संतुष्टि सूचकांक जारी किया है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स में मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट को देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हालांकि आपको पता है कि वर्तमान में इस एयरपोर्ट से जुलाई और अगस्त के दौरान एक भी कमर्शियल फ्लाइट का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में उस वो जो सर्वे हुआ है, उसकी प्रक्रिया और मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है? कि भाई कैसे, जिसपे भाई कोई फ्लाइट है ही नहीं, कमर्शियल फ्लाइट, प्राइवेट फ्लाइट बेशक से उड़ रही हो। कमर्शियल फ्लाइट का मतलब होता है कि जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं, ये जिनमें आम नागरिक सफर करते हैं। प्राइवेट वाला तो वही होता है कि कोई स्पेशल अपना प्राइवेट प्लेन उतार रहा है, फिर नेता वगैरह जो करते हैं। तो फिर भाई किस किस्म का मामला है? तो इस सर्वेक्षण पे ये कहा जा रहा है कि ये एआई से इस सर्वेक्षण को बना दिया गया है। और इस जी। एविएशन सेक्टर में भाई आप, मतलब इतना सेंसिटिव मामला है, आप एआई से सर्वेक्षण बना के पेश कर दे रहे हो। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको भी एविएशन सेक्टर में इस प्रक्रिया के जो और इसके मानक है, उसको लेकर बहस करनी चाहिए। हालांकि बहस शुरू हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया, उसके बाद उन्होंने पूरे देश भर में इसके ऊपर बात हो रही है। जो ये एयरपोर्ट है, ये 1960 के दशक के अंत में
बना था, लेकिन इसमें पहली बार जो फ्लाइट सेवा थी 1978 में शुरू हुई थी। लेकिन आपको पता है कि मानसून के ये एयरपोर्ट बहुत पुराना है, मानसून का जब सीजन चालू होता है, बारिश वगैरह चालू होती है, तो ये एयरपोर्ट एकदम वीरान पड़ा रहता है, घास वगैरह जम आ जाती है इसके ऊपर। तो उस टाइम पे जो फ्लाइट्स वगैरह है वो इसमें नहीं उड़ाई जाती है। लेकिन जब फ्लाइट उड़ती भी है तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे फ्लाइट उड़ते हों। दिल्ली और वाराणसी के लिए फ्लाइट चलती है इस पे, और कुछ है भी नहीं। मतलब सिर्फ 2 जगहों के लिए फ्लाइट उड़ती हैं। तो ये बड़ा बड़ा मामला है, ये कैसा। और जब भाई मानसून के सीजन में ये एयरपोर्ट मेंटेन भी नहीं रख सकती है वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है, तो सोच के देखो उसको आप कैसे देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित कर सकते हो। तो बड़ा बड़ी मजाकिया स्थिति है, हास्य स्थिति है कि इस किस्म की रिपोर्टें जारी कर दी जाती हैं बिना ही ग्राउंड और फील्ड से सही जानकारी उठाए। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो मेटा ने बड़ी गलती कर दी जब पीएम मोदी की वीडियो, अभी नए-नए व्लॉगर बने हैं वो भी वीडियो जारी करते हैं हर रोज़, और पीएम मोदी की एक वीडियो को ब्लॉक कर दिया कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में मेटा ने माफ़ी माँगी है। देखिए जो मेटा का जो सोशल मीडिया मंच है फेसबुक, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो कुछ समय के लिए ब्लॉक करने का मामला है, और उसी को लेकर मेटा ने माफी मांगी है। अमेरिकी टेक कंपनी ने इसे तकनीकी गलती बताया है। हालांकि सरकार इसे जवाब इस जो सरकार को जो जवाब मिला है उससे सरकार संतुष्ट नहीं है, और बताया जा रहा है कि यह मामला अभी सुलझा नहीं है, इस पर और ज्यादा बातचीत अभी होगी। तो खैर तकनीकी गड़बड़ी मेटा बता रहा है, लेकिन वही बात है कि अभी भी चीजें मतलब जो गवर्नमेंट है वो इसको रिजोल्व करने की तरफ नहीं बढ़ रही। पीटीआई जो समाचार एजेंसी पीटीआई है उसके सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार मेटा के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, और इसे अनुचित बताते हुए सरकार ने इसको लेकर लगातार इशू उठाने को बात कही है। छात्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक संदेश, इस नाम से उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसके ऊपर पब्लिक रोकने पे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वायदा किया गया। फेसबुक पर कुछ समय के लिए इसे ये ब्लॉक रही, और साथ ही ये संदेश भी दिखाया गया कि कानूनी अनुरोध के कारण आपके क्षेत्र में ये वीडियो है ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो वीडियो है वो वापस दिखाई देने लगी। अब उसमें जो हमारी जानकारी है, मेरे एक दोस्त हैं जो टेक को ही कवर करते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी कि हुआ कैसे। तो उन्होंने कहा कि फेसबुक मेटा इंडिया है, उसमें एक जेन जी लड़का काम करता था, उसने कुछ देर के लिए उसको ब्लॉक कर दिया, और उसका काम ही ये मॉनिटर वीडियो कंटेंट मॉनिटर करने का था। तो उसने गुस्से में जेन जीज को जो लाठियां पड़ी हैं उसके गुस्से में आके उसने मतलब बिना ही किसी आदेश के कर दिया। उसके बाद हालांकि उस लड़के को 45 दिन के लिए उसका वर्क सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसी जानकारी मेरे दोस्त जो टेक कवर करता है उसने दी है। तो खैर इशू तो बहुत बड़ा बन गया है। और मेटा आप कह रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन फॉल्ट जो भी हो, हालांकि मुझे लगता है कि उस जेन जी की प्राइवेसी बाहर आएगी नहीं। मेटा पूरी कोशिश करे इस बात को रफा दफा करे, लेकिन सरकार उस लड़के के बारे में जानना चाहती है कि भाई कौन लड़का था जिसकी वजह से वीडियो ब्लॉक हुई है। खैर अब देखिए जेनजीज से पंगा लिया तो जेनजीज तो पता नहीं दुनिया में किस किस कंपनी में कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इस किस्म की शरारत तो करेंगे। शुरुआत आपने की है, और क्या बोलते हैं इसको बाजी मोड़ना। तो ये जो जेनजीज हैं ये तो बस आपको आपकी आपकी शुरुआत की हुई शरारत की बाजी मोड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो उधर ज़ेनज़ी के ऊपर संघ प्रमुख आखिरकार बोले हैं। क्या बोल रहे हैं संघ प्रमुख? क्या सोचते हैं वो ज़ेनज़ी के इस दौर के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में? देखिए, जेन ज़ीज़ का ये जो आंदोलन है, ये अभी भी बहुत चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी भी बिहार में आपको पता है कि और बंगाल में बच्चे जेलों में बंद हैं। हालाँकि बिहार सरकार कह रही है कि आज शाम 7 बजे तक बच्चों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन पेरेंट्स अभी भी बच्चों की रिहाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बंगाल में अभी अभी कोई ऐसी सिचुएशन दिख नहीं रही है। लगातार जेन ज़ीज़ का जो आंदोलन है, उसने कुछ कपाट तो खोल दिए हैं। आपको ध्यान हो कि 24 जुलाई को मोहन भागवत ने कहा था कि जो आज की जनरेशन है, ये डिक्टेशन नहीं लेती बल्कि डिस्कशन में विश्वास रखती है। आज उन्होंने इसको उसके उलट एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जेन जी जो है वो भावुक है, शांत दिमाग से नहीं सोचते। और जो मोहन भागवत ने इस
बयान की पृष्ठभूमि हाल में जो कोकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ है उसको लेकर दिया है, और संघ परिवार को इस असमंजस में डाल दिया है कि उसे युवाओं के गुस्से और बेबाकी का समर्थन करना चाहिए या फिर बड़ों के नियंत्रण की वकालत करनी चाहिए। यानी कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि भाई संस्कारों में रहो, बड़ों के इशारे पे काम करो, उस पे रहे, या फिर जो वो उनकी इंडिपेंडेंस है जन चीज की उसको लेकर। खैर, जो आपको ध्यान हो कि जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने एक बार ये संकेत देके सुर्खियां बटोरी थी कि 75 साल की उम्र हो जाने के बाद पद छोड़ने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की उम्र भी 75 साल थी। खैर, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं छोड़ा पद। अब वो 15 से 30 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर अपने अपनी अपनी ये बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जो हम भी हैदराबाद में एक सभा थी, विश्व मांगल्य सभा, उसके एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज के युवा ट्रेंड से गहराई से प्रभावित होते हैं और भावुक होते हैं, और उन्होंने कहा कि अक्सर शांत दिमाग से नहीं सोचते। जैन जी हम्म। अच्छी जेन जी जनरेशन अच्छी है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालने वाली है और खुद से स्वभाव से भावुक है। वे बहुत शांत दिमाग से नहीं सोचते। अगर उनके सामने कोई चीज वास्तविक और प्रमाणिक दिखाई देती है तो वे उन्हें आकर्षित करती है। तो खैर, उन्होंने इस टिप्पणी को सामाजिक बदलाव से भी जोड़ा और कहा कि भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग को लेकर हुआ आंदोलन से युवाओं के बीच व्यापक समर्थन मिला, वह भी अत्यंत नुकसानदेह साबित हुआ। तो वो फेमिनिस्ट आंदोलन को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, कि औरतों की आजादी के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था उससे मतलब भारतीय समाज को नुकसान ही हुआ है। उन्होंने कहा कि स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे उसे व्यापक स्वीकार्यता मिल गई। फिर एक दौर बीता, उसके बाद उस आंदोलन के समर्थकों को एहसास हुआ कि वे गलत रास्ते पर चल पड़े, उन्होंने हमारे देश में एक दो पीढ़ियां बर्बाद कर दिया। तो खैर, मोहन भागवत ये बात पहले भी बोल चुके हैं, और उन्होंने कहा कि जो ये आजादी वाले ख्याल है चाहे औरतों के जेनजीज के, इससे परिवार टूटता है और मतलब भाई समाज में अराजकता फैलती है। तो आरएसएस का ये लाइन है, मतलब आपको विचलित होते आरएसएस इस आंदोलन के दौरान भी दिखा, और अभी भी जो स्टेटमेंट आ रही है उससे पता ही चल रहा है। फेमिनिस्टों के खिलाफ भी रहते हैं वो, आपको पता ही है। और बड़ा बड़ा मामला है। देखते हैं कि आगे क्या रहता है, कि जो आरएसएस के जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर ने कैसे लोगों की सूची भी जारी की है, जिसमें उन्होंने उनको विवादित हस्तियां बताया है, और ये कहा कि जिनके आह्वान के ऊपर जिनका समर्थन जंतर मंतर आंदोलन में था, उन्होंने ऐसे 11 लोगों का नाम भी बताया है। तो उसमें जो अगर बात करें तो एक पर पहले नाम पर रघु राम का नाम बताया है, जो टीवी की हस्ती है, और दूसरे पे उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा का नाम लिखा है, तीसरे पे उन्होंने जो सीपीएम के सांसद है जॉन ब्रिटास का नाम लिखा है, और इसके अलावा अरुंधति राय का नाम लिखा है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का नाम लिखा है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज, योगेंद्र यादव, सागरिका घोष, और जो सोनम वांगचुक का नाम 11वें नंबर पर लिखा है। वांगचुक के बारे में उन्होंने आरएसएस ने लिखा है कि उनकी इस विरोध प्रदर्शन में भागीदारी की दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों और कई अन्य लोगों ने आलोचना की है। उन्होंने सीजेपी के साथ उनके जुड़ाव को उस प्रक्रिया का हिस्सा बताया जिसे वो लगातार एक राष्ट्र विरोधी पैटर्न करार देते हैं। तो संघ ने इस पूरे पैटर्न को राष्ट्र विरोधी पैटर्न करार दिया है लिखित में अपनी मैगजीन में। और मोहन भागवत इसको इस जेनजीज के इस आंदोलन को, जो फेमिनिस्ट आंदोलन था, औरतों ने जो आंदोलन चलाए, उससे जोड़ के देख रहे हैं। तो ये आरएसएस ने अपनी आज पॉलिटिकल पोजीशन बनाई है जेनजीज को लेकर। जी। और अगली खबर की और बड़ी दुखद खबर है। एक स्कॉलर की मौत हो गई है करंट लगने की वजह से, वो भी पीयू के अंदर। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक खबर, पंजाब यूनिवर्सिटी की चंडीगढ़ पीएचडी की स्कॉलर की पीएचडी करने वाली एक लड़की थी, रेवाड़ी, हरियाणा रेवाड़ी की रहने वाली थी। उसकी करंट लगने से मौत हुई है। वो गर्ल्स हॉस्टल से अपने डिपार्टमेंट में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान अचानक से जो रास्ता होता है उसके ऊपर गिर पड़ी। स्टूडेंट्स ने उसको देखा तो उसको उठाने के लिए दौड़े, और जब उसको अस्पताल लेके जाया गया तो वो उसकी मौत हो चुकी थी। जो ये लड़की है, इस लड़की का नाम ज्योति था, 28 साल की थी, और हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली थी। अगले ही महीने उसकी शादी भी होने वाली थी लड़की की, और गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। और
जो शुरुआती जाँच जो है उसमें यही पाया गया कि जो बारिश हो रखी थी, उस बारिश के पानी में करंट फैलने की वजह से उसकी डेथ हुई है। हालाँकि इस हादसे के कारण जो वा स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनमें गुस्सा फूटा है और उन्होंने जो वाइस चांसलर हैं रेणु विज, उनके कार्यालय, उनके ऑफ़िस का घेराव किया है। कुछ छात्र गेट तोड़ के अंदर भी घुसे हैं। हालात बहुत तनावपूर्ण है और चंडीगढ़ पुलिस तैनात करनी पड़ी है। और लगातार स्टूडेंट्स ने जो वाइस चांसलर का जो दफ्तर है उसको बंद किया हुआ है। चंडीगढ़ में रहने वाले जो उसके चाचा हैं जितेंद्र सिंह, वो उन्होंने भी यही कहा है कि शव को हम तभी लेंगे जब मौत का असली कारण पता चल पाएगा। तो ख़ैर ज्योति काफ़ी होनहार लड़की थी और साइंसेज़ में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही थी और बड़ा मतलब ये बताया जा रहा है, उनके जो दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छी स्कॉलर थी और उनकी जो रिसर्च थी वो बहुत भी अच्छी रिसर्च थी। तो ख़ैर प्रशासन की, यूनिवर्सिटी प्रशासन की कमी के कारण और अनदेखी के कारण इतने एक होनहार स्टूडेंट की डेथ गई है। अब देखते हैं कि स्थिति कहाँ तक पहुँचती है। कम से कम यूनिवर्सिटी को तुरंत प्रभाव से जो एसडीओ, एक्सीएन वगैरह होते हैं उनको सस्पेंड तो कर ही देना चाहिए। जिनके हाथ में ये कंस्ट्रक्शन का और इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, उनको तो सस्पेंड कर ही देना चाहिए। भाई यूनिवर्सिटी में इस किस्म की घटनाएँ होंगी, वो तो चलो अकेली थी। अगर वहाँ पर दा 5-7 स्टूडेंट और होते तो भाई कितना बड़ा नुकसान होना था। ख़ैर स्टूडेंट भड़के हुए हैं, देखते हैं कि क्या इस मुद्दे को लेकर क्या निपटारा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स का गुस्सा देखिए जायज़ तो है कि उनके बीच से एक इतनी होनहार स्कॉलर की करंट लगने से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की बेवकूफ़ी की वजह से, उनकी नालायकी, उनकी नाकामी की वजह से उसकी डेथ हुई है। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।